गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो यहाँ पर है वृत्तांत से पाठ नंबर 3 अतीत के दबे पांव। लेसन का नाम है अतीत के दबे पांव, संख्या है उसकी 3 और जिसके लेखक हैं ओम थानवी। अतीत के दबे पांव और इसके लेखक हैं ओम थानवी। यहाँ पर ये कृतिका की जो कहानी है एक यात्रा वृत्तांत है और इनका ओम थानवी जी का लिखा हुआ ये एक यात्रा वृत्तांत है। तो यहाँ पर अतीत के दबे पांव साहित्यकार ओम थानवी द्वारा लिखा गया एक यात्रा वृत्तांत है। वे पाकिस्तान स्थित सिंधु घाटी सभ्यता के दो महानगरों मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के जो अवशेष देखे थे, अतीत की सभ्यता और संस्कृति की कल्पना करते हैं। यानी कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में जो उन्होंने खंडहर अवशेष देखे थे, उनमें उन्होंने भारतीय संस्कृति की कल्पना की है। अभी तक जितने भी पुरातात्विक यानी कि पुरातात्विक जो पुराने अवशेष या प्रमाण मिलते हैं, उन्हें देखकर साहित्यकार अपनी कल्पना को साकार करने की चेष्टा करता है। जो रिसर्चर होते हैं, अन्वेषक होते हैं, खोजकर्ता होते हैं, वो किसी भी वस्तु को लेकर के उसकी परख करना, उसकी खोज करना, उसके इतिहास के बारे में जानकारियां जुटाकर वहां पर उस चेष्टा करके उसे दोबारा इतिहास में दर्ज करवाते हैं। लेखक का मानना है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा प्राचीन भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के दो सबसे पुराने और योजनाबद्ध तरीके से बसे हुए शहर थे कि उस समय के अंदर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये दोनों इस प्रकार के बसे हुए शहर थे कि वहां पर उनको बसाने की जो कला थी वो सराहनीय थी। यानी कि वो जो शहर थे वो एक योजना तरीके से थे। उनमें भवन निर्माण के साथ साथ में गलियों का निर्माण, उनके साथ नालियों का निर्माण, तालाब बावड़ी का निर्माण, यानी कि एक योजना बनाकर कि जैसे आजकल हम एक नक्शा बना करके महल बनाते हैं, तो उसी प्रकार वहाँ योजनाबद्ध तरीके से ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों बसे हुए शहर थे। वे मोहनजोदड़ो को ताम्रकाल यानी कि जब तांबे के ऊपर लिखा जाता था, ताम्रकाल का सबसे बड़ा शहर मानते हैं। तांबे का युग हुआ करता था। लेखक के अनुसार मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र रहा है और शायद अपने जमाने की राजधानी जैसा, यानी कि उस जमाने में वो राजधानी से कम नहीं था। आज भी इस आदिम शहर की सड़कों और गलियों में जो सैर करते हैं वो की जा सकती है। यह शहर अब वहाँ है जहाँ कभी था। आज भी वहाँ के टूटे घरों की रसोइयों में गंध महसूस की जा सकती है। यानी कि लेखक वहाँ पर जो रसोइयाँ टूटी फूटी आज खंडर बने हुए हैं, आज भी वहाँ उस गंध की जो गंध थी किचन की, रसोई की, उसे महसूस कर सकते हैं। आज भी शहर की सुनसान गलियां, रास्ते सब खड़े होकर बैलगाड़ी की रुनझुन की आवाजें सुनी जा सकती हैं। खंडर बने घरों की टूटी सीढ़ियां अब चाहे कहीं न ले जाती हों, चाहे वे आकाश की ओर अधूरी रह गई हों, लेकिन उन अधूरे पायदानों पर खड़े होकर यह अनुभव किया जा सकता है कि आप दुनिया की छत पर खड़े हैं। वहां चढ़कर आप इतिहास को नहीं बल्कि उसके कहीं आगे देख रहे हैं।
अभी खंडर मैंने बताया जो टूटे फूटे मकान के अवशेष होते हैं, जो चीन वस्तुएं होती हैं। मोहनजोदड़ो में सबसे ऊंचा चबूतरा कहते हैं, जो मिट्टी का थोड़ा ऊंचा स्थान है, उस पर एक बौद्ध का स्तूप कहते हैं, सतम जो होता है, यादगार में स्मारक बना था। अब वह केवल मात्र एक टीला, यानी कि स्तूप तो नहीं रहा, लेकिन वह मात्र एक टीला बनकर रह गया। इस चबूतरे पर बौद्ध भिक्षुओं के कमरे भी हैं। लेखक इसे नगर भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप मानते हैं। इसे देखकर रोमांचित होना स्वाभाविक है। यह स्तूप वाला चबूतरा शहर के एक खास हिस्से में स्थित है। इस हिस्से को पुरातत्व के विद्वान गढ़ कहते हैं। जैसे गढ़ होते हैं, बौद्ध धर्म के मठ होते हैं, तो इसको गढ़ कहते हैं। गढ़ मतलब किला कहते हैं। ये गढ़ कभी न कभी राज सत्ता या धर्म सत्ता के केंद्र रहे होंगे। ऐसा भी माना जा सकता है। इन शहरों की खुदाई से यह स्पष्ट हो जाता है कि बाकी बड़ी इमारतें, सभा भवन, यज्ञशालाएं आदि सभी अतीत की चीजें कही जा सकती हैं, परंतु जो गढ़ हैं, जो किले हैं, वो द्वितीय वास्तुकला कौशल के बाकी बचे नमूने हैं। मोहनजोदड़ो शहर की संरचना नगर नियोजन का एक अनूठा प्रमाण है। उदाहरण है, यहाँ की सड़कें अधिकतर सीधी हैं या फिर आड़ी तिरछी हैं। आज के वास्तुकार इसे ग्रिड प्लान कहते हैं। आज के नगरों में सेक्टर कुछ इस नियोजन से मेल खाते हैं। आधुनिक परिवेश के इस सेक्टरवादी नागरिकों में रहन सहन को लेकर के निरस्ता आ गई है। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में खोया हुआ है, उसे दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इन सेक्टरों में रहने हुए लोगों के अंदर जो आपसी मेल जोल है, भाईचारे की भावना थी, प्यार स्नेह की भावना थी, वो आज खत्म हो गई है। मोहनजोदड़ो शहर में जो स्तूप मिला था, यानी जो स्तंभ मिला था, उसमें चबूतरे के गढ़ के पीछे उच्च वर्ग की बस्ती है, जहाँ पर धनी लोग रहते थे। इस बस्ती के पीछे 5 किलोमीटर दूर सिंध नदी बहती है। अगर इन उच्च वर्गीय बस्ती से दक्षिण की तरफ नजर दौड़ाएं तो दूर तक खंडर टूटे फूटे दिखाई देते हैं। ये टूटे फूटे घर शायद कारीगरों के रहे होंगे। क्योंकि निम्न वर्ग के घर इतनी मजबूत सामग्री के बने होंगे, शायद इसलिए उनके अवशेष उनकी गवाही नहीं देते। अर्थात इस पूरे शहर में गरीब बस्ती कहाँ है, उनके अवशेष भी नहीं मिलते। टीले की दाईं तरफ एक लंबी गली दिखती है। इसके आगे एक महाकुंड है। इस गली को इस धरोहर के प्रबंधकों ने देव मार्ग कहा है। यह महाकुंड 40 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा है। यह उस सभ्यता में सामूहिक स्नान के किसी अनुष्ठान का प्रतीक माना जाता है। इसकी गहराई 7 फुट है तथा उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियां उतरती हैं। इस महाकुंड के 3 तरफ साधुओं के कक्ष बने हुए हैं। उत्तर में एक पंक्ति के 8 स्नान घर हैं। यह वास्तुकला का एक नमूना ही कहा जाएगा, क्योंकि इन सभी स्नान घरों में मुंह एक दूसरे के सामने खुलते हैं। कुंड के तल में पक्की ईंटों का जमाव है, यानी कि जो महाकुंड बना था उसके नीचे तल में पक्की ईंटें बिछी हुई थी। इस महाकुंड के 3 तरफ साधुओं के कक्ष बने हुए हैं। उत्तर में एक पंक्ति में 8 स्नान घर हैं। यह वास्तुकला का एक नमूना ही कहा जाएगा, क्योंकि इन सभी स्नानागारों के मुंह एक दूसरे के सामने खुले हुए हैं और नीचे जो ईंटों का जमाव है उसका कारण है कि वहां का पानी आसानी से बाहर निकाला जा सके। कुंड में पानी भरने के लिए पास ही एक कुआं है। कुएं से पानी बाहर निकालने के लिए नालियां बनी हुई हैं। ये नालियां भी पक्की ईंटों की बनी हैं और ईंटों से ढकी हैं। पुरातत्विक वैज्ञानिकों का मानना है कि पानी निकासी का ऐसा सुव्यवस्थित बंदोबस्त इससे पहले कभी इतिहास में दूसरा नहीं देखा। महाकुंड के उत्तर पूर्व में एक लंबी इमारत के खंडर बिखरे हैं। इस इमारत के बीचों बीच एक खुला आंगन है। इनके 3 तरफ बरामदे हैं। ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि इसके साथ कभी छोटे छोटे कमरे होंगे।
ये कमरे और बरामदे अनुष्ठानों में ज्ञानशालाओं का काम देते होंगे। इस दृष्टि से देखें तो इस इमारत को एक धार्मिक महाविद्यालय भी कहा जा सकता है। गढ़ से थोड़ा आगे कुछ छोटे टीलों पर बस्तियां हैं। इन बस्तियों को नीचा नगर कहकर पुकारा जाता है। पूर्व में बसी बस्ती अमीरों की बस्ती है। आधुनिक युग में अमीरों की बस्ती भी पश्चिम से मानी जाती है, यानी कि बड़े बड़े घर, चौड़ी सड़कें, ज्यादा कुएं। मोहनजोदड़ो में यह उल्टा था। शहर के बीचों बीच एक 33 फुट चौड़ी लंबी सड़क है। मोहनजोदड़ो में बैलगाड़ी होने के प्रमाण भी मिले हैं। शायद इस सड़क पर 2 बैलगाड़ियां एक साथ आसानी से आ जा सकती हैं। यह सड़क बाजार तक जाती है। इस सड़क के दोनों ओर घर भी बसे हुए हैं, परंतु इन घरों की पीठ सड़कों से सटी हुई है। कोई भी घर सड़क पर नहीं खुलता। लेखक के अनुसार दिलचस्प बात संयोग है कि चंडीगढ़ में ठीक यही शैली 50 साल पहले लू कार्बूजिए ने इस्तेमाल की थी, यानी कि उसका नाम था यहाँ पर लू कार्बूजिए, जिसने इस शैली को चंडीगढ़ में प्रयोग किया था। चंडीगढ़ का कोई घर सड़क की तरफ नहीं खुलता। मुख्य सड़क पहले सेक्टर में जाती है, फिर आप किसी के घर में जा सकते हैं। शायद चंडीगढ़ के वास्तुकार कार्बूजिए ने यह सीख मोहनजोदड़ो से ही ली होगी, ऐसा ही अनुमान लगाया जा सकता है। शहर के बीचों बीच लंबी जो सड़कें हैं, दोनों तरफ समानांतर ढकी हुई हैं। बस्ती में ये नालियां इसी रूप से हैं। प्रत्येक घर में एक स्नान घर भी है। घर के अंदर से मैले पानी की जो नालियां बाहर होती तक आती हैं और फिर बड़ी नालियों में आकर मिल जाती हैं। कहीं कहीं ये खुली भी हो सकती हैं, परंतु अधिकतर ऊपर से ढकी हुई हैं। ये कुएं पक्की ईंटों के बने हुए हैं। पुरातत्व विद्वानों के अनुसार केवल मोहनजोदड़ो में ही 700 के लगभग कुएं देखे हैं। इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता संसार में पहली ज्ञात संस्कृति है जो कुएं खोदकर भूजल तक पहुंची हैं। वहां पर नदी, कुएं, कुंड, स्नानघर और बेजोड़ पानी निकासी को क्या हम सिंधु घाटी की सभ्यता को जल संस्कृति कह सकते हैं? मोहनजोदड़ो की बड़ी बस्ती में घरों की दीवारें ऊंची और मोटी हैं। मोटी दीवारों से यह अर्थ लगाया जा सकता है यह 2 मंजिला घर होगा। इन घरों की एक खास बात यह है कि सामने की दीवार में केवल प्रवेश द्वार है, कोई खिड़की नहीं है। ऊपर की मंजिल में खिड़कियां हैं। कुछ बहुत बड़े घर भी हैं। शायद इनमें कुछ लघु उद्योग या वास्तुकला लगभग एक जैसी रही होगी। एक बहुत बड़ा घर जिसमें 2 आंगन और 20 कमरे हैं। इस घर को मुखिया का घर कहा जाता है। घरों की खुदाई में एक दाढ़ी वाले याजक नरेश और एक प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्तियां मिली हैं। नर्तकी की मूर्ति अब दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी है। यहीं पर एक बड़ा घर भी है जिसे उपासना का केंद्र समझा जा सकता है। इसमें आमने सामने की 2 चौड़ी सीढ़ियां ऊपर मंजिल की ओर जाती हैं। ऊपर की मंजिल अब बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। नगर के पश्चिम में एक रंगरेज यानी कि रंगाई का कारखाना है भी मिला है। अब वहाँ सैलानी बड़े चाव से उसको देखने आते हैं। घरों के बाहर कुछ कुएं सामूहिक प्रयोग के लिए हैं। शायद ये कुएं कर्मचारियों और कारीगरों के लिए रहे होंगे। बड़े घरों में कुछ छोटे कमरे हैं, यानी कि अनुमान लगाया जा सकता है कि शहर की आबादी काफी रही होगी। लेखक ने अपनी यात्रा के समय जब यह ध्यान दिया कि खिड़कियां और दरवाजों पर छज्जों के निशान नहीं हैं, यानी कि मकान के जो बाहरी साइड में थोड़ी एक्स्ट्रा जगह निकाल देते हैं, उसको बोलते हैं। गर्म इलाकों में ऐसा होना आम बात होती है। शायद उस समय इस इलाके में इतनी कड़ी धूप न पड़ती हो। यह तथ्य पूरी तरह से स्थापित हो चुका है कि समय अच्छी खेती होती थी। यहाँ लोग खेती की सिंचाई कुओं से करते थे। नहर के प्रमाण यहाँ नहीं मिलते। शायद लोग वर्षा के पानी के ऊपर ही निर्भर रहते होंगे। बाद में वर्षा कम होने लगी हो और वहाँ कुओं से अधिक पानी निकाला गया हो।
इस प्रकार भूजल का स्तर काफी नीचे चला गया हो। यह भी हो सकता है कि पानी के अभाव में सिंधु घाटी जो के वासी वहां से उजड़कर कहीं और चले गए। सिंधु घाटी की समृद्ध सभ्यता इस प्रकार नष्ट हो गई होगी। लेखक के इस अनुमान से इनकार नहीं किया जा सकता। मोहनजोदड़ो के घरों और गलियों को देखकर लेखक को अपने राजस्थान का ख्याल भी आता है। राजस्थान और सिंध गुजरात की दृश्यावली एक सी है। मोहनजोदड़ो के घरों में टहलते हुए जैसलमेर के मुहाने पर बसे पीले पत्थरों के खूबसूरत गांव की याद लेखक के जहन में यानी कि उसके मन में उतर जाती है और वो वहाँ की ताज ज्यादा हो जाती है। इस खूबसूरत गांव में हरदम गमी का माहौल व्याप्त है। गांव में घर तो हैं परंतु घरों में लोग नहीं हैं। कहा जाता है कि कोई 150 साल पहले राजा के साथ तकरार को लेकर इस गांव के स्वाभिमान नागरिक रातों रात अपना घर छोड़कर कहीं चले गए थे। बाद में इन घरों के दरवाजे खिड़कियां लोग उठाकर ले गए थे। अब ये घर खंडर में परिवर्तित हो गए हैं, परंतु ये घर ढहे नहीं है। ढहे मतलब गिर जाना नहीं है। इन घरों की खिड़कियां, दरवाजों और दीवारों को देखकर लगता है जैसे कल की ही बात हो। लोग चले गए लेकिन वक्त वहीं रह गया। खंडरों ने उसे वहां रोक लिया जैसे सुबह लोग शाम को वापस लौटकर आते हैं। लेखक के मेजबान में उन्होंने मोहनजोदड़ो के अजायब घर में भी घुमाया। वह एक छोटा अजायब घर था और जिसमें सामान भी कम था। वैसे तो मोहनजोदड़ो की खुदाई में मिली चीजों की संख्या 1000 से ज्यादा थी, परंतु इस अजायब घर में जो चीजें रखी हैं उन्हें देखकर सिंधु घाटी की सभ्यता को ठीक से झलक मिल जाती है। आगे लेखक ने कहा है कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा से लेकर हरियाणा तक समूची सभ्यता में औजार तो मिलते हैं परंतु हथियार नहीं मिलते। अगर कुछ चीजों के हथियार भी मान लें तो वे राजतंत्र के हथियारों जैसे नहीं हैं। अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ अनुशासन तो जरूर था परंतु ताकत के बल पर नहीं। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी की सभ्यता का जितना बड़ा शहर है उतना ही साधनों और व्यवस्थाओं से भी समृद्ध है। सिंधु घाटी की सभ्यता से जुड़े लोगों को कला, वास्तुकला, नगर योजना की संपूर्ण जानकारी थी। धातुओं, पत्थरों की मूर्तियों और बर्तनों पर उकेरे गए चित्रों को देखकर यह सहज अनुमान लगाया जा सकता था कि सिंधु सभ्यता तकनीक सिद्ध से ज्यादा कला सिद्ध सभ्यता थी। एक पुरातत्वता के अनुसार यानी कि जो खोज करता था अनुसार हिंदू घाटी की सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध रहा है जो राज पोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित था। अजायब घर में रखी बहुत सारी सुइयों से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वहाँ के लोग नक्काशी का काम करते थे। अब मोहनजोदड़ो में खुदाई बंद कर दी गई है। वहाँ सिंधु के पानी के रिसाव से क्षार और दलदल की समस्या पैदा हो गई है। क्योंकि हमें सिंधु सभ्यता के और नमूने हासिल नहीं हो सकते, इसलिए मौजूदा खंडरों और अवशेष को बचाकर रखने की चुनौती और जिम्मेदारी हम सब पर है। बच्चों, ये जो यात्रा वृतांत था ओम थानवी जी का द्वारा लिखा हुआ, ये आप अच्छी तरह से याद करेंगे और इसको जहाँ तक भी संभव हो सके इसके अंदर से छोटे प्रश्न निकालने की भी कोशिश करें।